जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को न्यूटन्स नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूटन्स का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, इन सभी नियम के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि जो न्यूटन का नियम है इसको कब और किस सन में प्रतिपादन किया गया। तो सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि ब्रिटिश के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में प्रतिपादन किया। सर आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक बुक में क्या किया? सन 1686 ईस्वी में प्रतिपादन किया। ठीक है, तो न्यूटन ने 3 नियम दिया था। कौन सा नियम था? प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड नियम हमारा संवेग का नियम है, लॉ ऑफ मोमेंटम। थर्ड नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम जो है क्या करेंगे, तो प्रथम नियम को देखेंगे, जड़त्व का नियम। जो प्रथम नियम है उसको क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना कार्य करे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर हम क्या करेंगे, कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल न लगाएं। जैसे कि हम मान लीजिए कि यहाँ पर खड़े हैं, अगर मुझसे आकर कोई टकराएगा या मुझसे आकर कोई टकराएगा तो हम क्या हो जाएंगे? अभी तो विरामावस्था में है, जब टकराएगा तो क्या हो जाएंगे? गति अवस्था में हो जाएंगे। तो टकराने का मतलब क्या है कि हमसे क्या होगा, कोई बाह्य बल लगा है, हमें क्या लगा है, कोई बाह्य बल लगा है, तो हम क्या होंगे, अपना पोजीशन को बदल दिए हैं। तो मान लीजिए कि हम चल रहे हैं और हमें कोई आकर रोक दे तो हम क्या हो जाएंगे, गति से विरामावस्था में पहुंच जाएंगे। विरामावस्था में कब पहुंचेंगे? जब हमें कोई बाह्य बल कार्य करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर का एक चिकना तल है, ये क्या है, तो चिकना तल है, इस पर हम क्या करेंगे, एक गेंद को क्या करेंगे, लुढ़का देंगे, तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, आगे रोक देंगे, तो हमने क्या किया, बाह्य बल लगा दिया। जैसे बाह्य बल लगाया तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुकने का मतलब क्या है, वो विरामावस्था में हो जाएगा। ठीक, यहाँ से तो चला, लेकिन यहाँ पर हमने बाह्य बल लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। तो हमारा किस अवस्था में जाएगा, विरामावस्था में जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारा विरामावस्था में है, हमने क्या किया, इस पर बाह्य बल लगाया तो हमारा किस में जाएगा, गति अवस्था में हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि विरामावस्था से गति अवस्था में कब जाएगा, जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो बात ये आती है कि जड़त्व क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर हम जो है जड़त्व को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जड़त्व मतलब कि इनर्शिया, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। विराम अवस्था या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ये क्या हमारे विराम अवस्था में है, अगर इस पर हम कोई बाह्य बल लगाए तो क्या करे, रोके, तो उस पर कोई बाह्य बल मत लगाइए। ठीक, हम विराम अवस्था में है तो मुझे विराम अवस्था में रहने दो। मान लीजिए कोई गति अवस्था में है, इस पर हम क्या करें, बाह्य बल लगाएं कि इसको क्या है, विराम अवस्था में आने दो। ये विरोध करे कि मुझे विराम अवस्था में मत लाओ, मैं गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहने दो। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा कि अगर हम विराम अवस्था में है तो मुझे विराम अवस्था में रहने दो, अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहने दो। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और ये गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व मतलब कि इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम देखेंगे कि विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब कि कह रहा है यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर हम क्या करेंगे, कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे।
ठीक है। अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई वायबल नहीं लगाएंगे। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि रुकी हुई बस, रुकी हुई बस, अगर हम बस में बैठे हैं, बस क्या रुकी हुई है, तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि गाड़ी क्या हो चले, बस जो हमारी है चले, और हम क्या वहां पर बैठे हुए हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, हम जो है पीछे की ओर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पीछे की ओर हो जाएंगे। ठीक, अचानक हम क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। मान लीजिए बस खड़ी हुई है, ठीक, और हम उस पर बैठे हुए हैं, और वो अचानक चल पड़े, तो हम क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी बस थी वो हमारी गति अवस्था में हो गई, और हम क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक, हम क्या है, विराम अवस्था में है। जो हमारी बस है किसमें हो गई, गति अवस्था में हो गई। ठीक, तो इसीलिए हम क्या हो गए, हम पीछे की ओर झुक गए। क्यों, क्योंकि हम भी क्या हो रहे हैं, गति की अवस्था में आना चाहते हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, विरोध हो रहा है, हम जो है पीछे की ओर झुक गए। ठीक, हम बैठे हुए हैं, लेकिन जो बस क्या हो गई, बढ़ी, तो हम क्या हो जाएंगे, हम पीछे की ओर हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, पीछे की ओर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो बस थी वो विरामावस्था में थी, लेकिन जो है जब वो बढ़ी तो क्या हो जाएगी, गति अवस्था में, और हम क्या है, विरामावस्था में है। हम विरामावस्था में है, और जो बस है क्या हो जाएगी, गति अवस्था में हो जाएगी, तो हम क्या हो जाएंगे, पीछे की ओर गिर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, उसपे फल लगे हुए हैं। क्या है, फल लगे हुए हैं। ठीक है, तो फल भी और पेड़ भी क्या है, विरामावस्था में है, लेकिन हम क्या करें, पेड़ को हिलाएं, तो हमारे जो पेड़ है हमारा हो जाएगा गति अवस्था में, जो फल है तो क्या हो जाएगा, हमारा विरामावस्था में। इसलिए क्या हो जाएगा, पेड़ से फल नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि हम जो है क्या करते हैं, पेड़ को हिलाते हैं, कि हमारा गति अवस्था में हो जाता है। जो फल है वो क्या हमारे विरामावस्था में है, रुके हुए हैं, इसलिए क्या जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर हम कोई बल नहीं लगाएंगे। मान लीजिए कि ये हम जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, और गाड़ी क्या है, चल रही है, और साथ साथ हम भी क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन अचानक ब्रेक लगा दे, जो ड्राइवर है क्या कर दे, अचानक ब्रेक लगा दे, तो हम क्या हो जाएंगे, आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि गाड़ी भी हमारी मोशन कर रही थी, और हम भी क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे। लेकिन जो गाड़ी है वो क्या हो गई है, रेस्ट में हो गई है, रुक गई है, और हम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण यही है। ठीक है, इसका कारण क्या है, यही है कि विराम का जड़त्व में क्या होता है, अगर हम मान लीजिए बस में बैठे हुए हैं, बस जो है खड़ी हुई है, और हम भी क्या उसमें बैठे हुए हैं, ठीक, लेकिन बस क्या हो जाए, चलना शुरू कर दे, तो हम क्या हो जाएंगे, पीछे को झुक जाएंगे। क्यों झुक जाएंगे, क्योंकि हम जो है विरामावस्था में, जो हमारा बस है वो क्या हो गया, गति अवस्था में हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे पेड़ है, पेड़ हमारा क्या है, विरामावस्था में, इसमें जो फल लगे वो भी क्या है, विरामावस्था में है। ठीक है, किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। लेकिन जैसे पेड़ को क्या कर देंगे, हिला देंगे, तो पेड़ हमारा किस अवस्था में हो जाएगा, गति में हो जाएगा। जो फल हमारे क्या हो जाएंगे, विरामावस्था में हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएंगे, जो फल है वो नीचे गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे, क्योंकि हम पेड़ को क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, पेड़ हमारा गति अवस्था में हो जाएगा, जो फल हमारे विरामावस्था में हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो गति का जड़त्व क्या होता है कि गति, मान लीजिए कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या हो रही है, चल रही है, और साथ साथ हम भी चल रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी है क्या हो गई, रुक गई, तो हम क्या हो जाएंगे, आगे की ओर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो गाड़ी है वो हमारी रेस्ट में हो गई है, और हम क्या हो गए हैं, हम तो मोशन में ही पहले से थे, और गाड़ी क्या हो गई, रेस्ट में हो गई, इसलिए हम क्या हो जाएंगे, आगे की ओर हो जाते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम जो है संवेग का नियम, मतलब न्यूटन का द्वितीय नियम को डिस्कस करने वाले हैं। संवेग का नियम, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और संवेग परिवर्तन की दर सदैव क्या होती है, बल की दिशा में होती है। जो संवेग परिवर्तन की दर है, जो संवेग परिवर्तन की दिशा है, संवेग परिवर्तन की जो दिशा है वो क्या होती है, सदैव बल की दिशा में होती है। ठीक, तो संवेग परिवर्तन की जो दिशा है क्या होती है, सदैव बल की दिशा में होती है। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन टफ इतना भी नहीं है कि समझ में
ना आए। फिर से देखिए, कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर, जो संवेग परिवर्तन की दर है उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। उस वस्तु पर लगाए गए बल की क्या होता है, समानुपाती होता है। और संवेग परिवर्तन की दिशा, संवेग परिवर्तन की दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। जो संवेग परिवर्तन की दिशा है वो क्या होती है, सदैव बल की दिशा में होती है। किस दिशा में होती है, सदैव बल की दिशा में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं पहले हम जो है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखा है, द्रव्यमान यहाँ पर है, एक द्रव्यमान यहाँ पर है। ठीक है, एक द्रव्यमान यहाँ पर है, एक द्रव्यमान हमारा यहाँ पर है। ठीक, एक द्रव्यमान यहाँ पर है, एक द्रव्यमान हमारा यहाँ पर है। ठीक है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब कि मास, ये क्या हो जाएगा यम, ये भी क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, जो ये द्रव्यमान है इसका मास क्या है, एम है, ये द्रव्यमान इसका भी मास क्या है, एम है। द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जो इसका वेग है ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक, इसका वेग है क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसका वेग है क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, इसका वेग है क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जो इसका वेग है क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, जिस यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा ये दर है, ये क्या है, दर है, समय है। एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है, इसके बीच का जो समय है वो क्या है हमारा, टी है। क्या है, समय जो है टी है। ठीक, इसे देखिए, एक वस्तु यहाँ पर रखी है, एक वस्तु यहाँ पर रखी है। ठीक, ये हमारा क्या है, इसका जो द्रव्यमान क्या है, एम है, इसका द्रव्यमान क्या है, एम है। इसका जो वेग है वी है, सॉरी इसका वेग क्या है, यू है, इसका वेग क्या है, वी है। ठीक है, ये हमारा क्या प्रारंभिक वेग है, ये क्या हमारा अंतिम वेग है। ठीक है, ये हमारा क्या प्रारंभिक वेग है, ये हमारा क्या है अंतिम वेग है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारा समय है क्या है, टी है। जो समय हमारा क्या है, टी है। जो हमारा प्रारंभिक वेग है क्या है, वी है। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग यू है, अंतिम वेग वी है। द्रव्यमान दोनों में क्या है, सेम है। द्रव्यमान दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें जो इसका संवेग है और इसका संवेग है, इसमें जो मास हमारा क्या सेम है, लेकिन अगर हम वेग की बात करें तो इसका जो वेग हमारा है, इसका वेग v है, इसका वेग सॉरी इसका वेग u है, इसका वेग क्या है, v है। ठीक है, तो अगर हम संवेग की बात करेंगे तो संवेग हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जो है P1, ये हमारा क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा P1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा P1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा संवेग। ठीक, तो संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है mv। संवेग P है, m क्या है द्रव्यमान है, v क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, जो m है द्रव्यमान है, v क्या है वेग है। तो अगर हम संवेग की परिभाषा कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, जो संवेग है ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो ये हमारा P1 क्या हो जाएगा m, और मास m है, जो द्रव्यमान क्या m है, जो वेग है हमारा यहाँ पे u है। ठीक, तो m u हो जाएगा, क्या हो जाएगा m u हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या m v हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा m v हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है प्रारंभिक संवेग है, ये क्या है अंतिम संवेग है। ठीक है, ये हमारा क्या प्रारंभिक संवेग है और ये हमारा क्या है अंतिम संवेग है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 क्या है, P1 है तो P1 बराबर क्या हो जाएगा m u, क्या हो जाएगा m u हो जाएगा। ठीक है, और
अंतिम संवेग, जो अंतिम संवेग होगा वो हमारा अंतिम संवेग क्या है, P2 है। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वस्तु है इसका जो द्रव्यमान है क्या m है, जो यहाँ पर वस्तु है इसका द्रव्यमान भी m है। इसका जो वेलोसिटी है v है, इसका जो वेलोसिटी है क्या है, इसका u है, इसका क्या है v है। ठीक है, इसका जो वेग है v u है, इसका वेग है क्या है v है। ठीक है, ये जो है इतने समय अंतराल में रखा गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दर है, समय है। क्या है, दर है, समय है। ठीक, अगर इसका हम जो है संवेग निकालें और इसका संवेग निकालें तो इसका संवेग हो जाएगा, इसको हम P1 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे हम P2 मान लेंगे। इसका संवेग हो जाएगा mu, इसका हो जाएगा mv हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या किए, माना वस्तु का प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग क्या है mu है। ठीक, अंतिम संवेग क्या है mv है। अब वेग में संवेग में परिवर्तन कर देंगे, क्या कर देंगे, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन करेंगे तो ये p बराबर हमारा क्या जाएगा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने संवेग में परिवर्तन कर दिया। हमने क्या किया, संवेग में परिवर्तन कर दिया। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। अब P2 कितना है, अब हमारा P2 कितना, P1 कितना है, ये हमारा P1 दिया है, ये हमारा P2 दिया है। इसको क्या कर देंगे हम, रख दीजिए या बाद में रखिए, इसको हम बाद में रखेंगे। क्या करेंगे, इसको हम बाद में रखेंगे। ये हमारा क्या है, संवेग में परिवर्तन है। क्या है, संवेग में परिवर्तन है। अब संवेग में परिवर्तन तो हो गया है, अब हम क्या करेंगे, संवेग में परिवर्तन की जो दर है उसको भी निकाल लेंगे। संवेग में जो परिवर्तन हुआ है इसका जो दर है उसको भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, दर मतलब कि समय, तो बटे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक, P1 P2 माइनस P1, इसका जो दर है वो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। दर मतलब होता है समय, कितना समय है, कितना समय लगा। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। फिर से देखिए, वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या है, P1 है, तो ये हमारा P1 कितना दिया है, mu दिया है, तो mu हो जाएगा। अंतिम क्या है, mv है, तो अंतिम mv हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन, अब इसमें क्या करेंगे, परिवर्तन निकालेंगे तो P2 माइनस P1 हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर निकाल लेंगे, तो परिवर्तन की दर मतलब क्या है कि हम जो है समय क्या कर देंगे, समय को भी देख जो है हम जो है परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 बटे में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम दर को निकाल रहे हैं, समय को भी निकाल रहे हैं। ठीक, तो P2 माइनस P1 बटे में T हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जो हमारा परिवर्तन की दर है कितना निकला है, परिवर्तन की दर है P2 माइनस P1, कितना है, P2 माइनस P1 बटे में T दिया है। ठीक, बटे में T दिया हुआ है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है क्या करते हैं, आगे देखेंगे संवेग के नियम से। किससे, संवेग के नियम से, संवेग के नियम से, संवेग के नियम से। ठीक है, संवेग के नियम से, संवेग का नियम क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर ये दिया है, उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब कि बराबर में होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे,
जो हमारा परिवर्तन की दर है क्या है, P2 माइनस P1 बटे में क्या है, T है, क्योंकि दर भी दिया है संवेग परिवर्तन की दर, तो P2 माइनस P1 बटे में T हो गया। उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो बल क्या होता है, F इसके क्या है, समानुपाती है, इसके क्या है, समानुपाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा कि संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। अब हम क्या करेंगे, P1 और P2 का मान रख देंगे। तो P1 का मान ये दिया है, P2 का मान ये दिया है, तो रख देंगे P2 कितना mv, P1 mu बटे में T हो जाएगा F समानुपाती, m यहाँ पर कॉमन लेंगे तो v माइनस u बटे में T बचेगा, v माइनस u बटे में T बचेगा। ठीक है, ये हमारा जो है हमने m कर दिया क्या, कॉमन ले लिए हैं, v माइनस u बटे में T हो गया है। ठीक, यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो ये हमारा जो है ये इतना पार्ट है, ये हमारा क्या है, त्वरण है। क्या है ये, त्वरण है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है v माइनस u बटे में T, इसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ए कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण ए होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या रख देंगे, ए रख देंगे, क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ समानुपाती एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां पर v माइनस यू बटे में T था वहां पर हमारा क्या हो गया है, ए हो गया है। अब हम क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। नियतांक क्या आएगा, यहाँ पर के आएगा। ठीक है, यहाँ पर नियतांक आएगा जो है के। ठीक, एफ बराबर के एम ए, क्या हो जाएगा, के एम ए। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर नियतांक आ जाएगा के और एम ए, तो पहले से था तो एम ए हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, के बराबर 1 रख देंगे, के बराबर 1 रख देंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। ठीक है, एफ बराबर यहाँ पर क्या हो गया, एम ए हो गया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से देखते हैं, कह रहा था कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और संवेग में परिवर्तन की दर परिवर्तन की दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। तो ये हमारा वस्तु था m1, सॉरी जो हमारा वस्तु m है, ये भी वस्तु क्या है, m है। इसका जो द्रव्यमान है क्या, m है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है। इसका वेग u है, इसका वेग v है। जिसका समांतराल है, जो इसका समय है कितना है, t है। जिसका समय है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो समय है लगा क्या है, t है। इसका जो संवेग है हमारा क्या है, m u है। इसका संवेग क्या m v है। तो ये हमारा क्या प्रारंभिक है, क्या है, अंतिम है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 हो जाएगा, अंतिम संवेग p2 हो जाएगा। वेग में परिवर्तन तो हम क्या कर देंगे, p2 माइनस p1 कर देंगे। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 बटे में t हो जाएगा, क्योंकि दर वाला, दर मतलब कि समय, दर मतलब कि समय, तो P2 माइनस P1 बटे में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, संवेग के नियम से करेंगे। तो संवेग का नियम क्या कह रहा था कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के, उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो हमने क्या कर दिया, संवेग में परिवर्तन की दर हमने बल के समानुपाती कर दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या कर दे, P1 और P2 का मान रख दिए हैं और m हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया है। तो v माइनस यू बटे में t हो जाएगा। तो v माइनस यू बटे में t, इतना आपको पता होना चाहिए कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं या फिर एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक, तो जहां पर ये हमारा परिवर्तन हो रहा है वहां क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, त्वरण आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, तो f समानुपाती m ए हो जाएगा और समानुपाती का जो चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर नियतांक आ जाएगा k, और k का मान क्या कर देंगे, हम 1 रख देंगे। तो f बराबर m a हो जाएगा, f बराबर m a
हो जाएगा। तो हमने जो एक निगमन था इसको हमने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो हम एक उदाहरण लेकर बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण हमारा है, कह रहा है कि क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों? या फिर खींचता है। ठीक है, अब क्यों खींचता है तो इसका वजह यही है, क्या जो क्रिकेटर है ये गेंद को पकड़ते समय या कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्यों? क्योंकि जब गेंद हमारा गिरेगा तो उसका जो बल है, उसका बल क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, उसका जो बल है क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उसको क्या करेंगे हम? पीछे की ओर करेंगे तो उसका जो बल होगा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, जिससे हमें चोट नहीं लगेगी। ठीक है, जिससे हमें चोट नहीं लगेगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल यही है कि क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को क्या करते हैं? पीछे की ओर घसीटते हैं। ठीक, जैसे गेंद ऐसे आ रहा है तो क्या करते हैं? इसको ऐसे से करते हैं। ऐसे करने का मतलब यही है कि जब गेंद हमारे पास आएगा उसको हम पीछे करेंगे, जब पीछे करेंगे तो हमारे हाथ में गदली में चोट नहीं लगेगा। इसका वजह यही है। क्या वजह है? संवेग का नियम। क्या वजह है? संवेग का नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसका अच्छा उदाहरण ये है कि जब भी हम बंदूक से गोली चलाते हैं, जितने तेजी से बंदूक की गोली निकलती है उतना झटका मुझे पीछे भी देता है। जितने झटके से बंदूक की गोली निकलती है उतना झटका मुझे पीछे भी देता है। ठीक, मान लीजिए जैसे बंदूक चला रहे हैं, जितनी स्पीड से निकलेगी उतना स्पीड से हमें क्या करेगा? पीछे की ओर झटका मारता है। पीछे की ओर क्या करता है? झटका मारता है, जिसके वजह से काफी लोग घायल भी हो जाते हैं। क्यों घायल हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि जितनी स्पीड से बंदूक की गोली निकलेगी उतने स्पीड से पीछे भी हमें झटका आएगा, तो काफी लोग गिर जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और भी है। जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसको जितनी तेजी से हम मारेंगे उतनी तेजी से हमारे हाथ में भी लगेगा। यही हमारा क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तीनों नियम अच्छे से समझ में आए हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।